वन लाइनर एमसीक्यू ऐसा है कि पढ़ते वक्त है ना हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा तो क्वेश्चन क्या ही आएगा और इसको छोड़ देते हैं, और जब वो एग्जाम में आता है तब कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे वन लाइनर्स एमसीक्यू। हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी फाइन, वेरी गुड। और आप मेहनत जारी होंगी, आपकी पढ़ाई चालू होगी और आपकी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप अग्रसर होंगे। देखिए, काफ़ी लोग इस लक्ष्य को, इस गोल को अपना सपना मानते हैं। क्या मानते हैं? सपना मानते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन इस हॉस्पिटल में जॉब करूँगा, मेरा सपना है कि मैं एक दिन नर्सिंग ऑफिसर बनूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्रचलित वेब सीरीज़ है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही है, उसका एक छोटा सा डायलॉग याद आता है। वो ऐसा है कि जो लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा सपना है, तो उस डायलॉग में ऐसा है कि अपने गोल को अपना सपना मत बनाओ, क्योंकि क्या है, सपने जो है वो देखे जाते हैं और एम जो है वो अचीव किया जाता है, लक्ष्य हासिल किया जाता है। सपने देखे जाते हैं और एम अचीव किया जाता है। तो अपने गोल को अपना एम बनाओ और उसके अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए मेहनत करते रहो। और आपके उसी एम को हासिल करने के लिए, उसी एम को अचीव करने के लिए आपके साथ हमेशा है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस, जिसने आपको, आपके एम को अपना खुद का मिशन बनाया है, मिशन हाई ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप लोग मिशन हाई के सारे लेक्चर्स देखते होंगे और अपने एम की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। इसी के साथ मैं बता दूंगा, मिशन हाई ऑनलाइन नर्सिंग क्लास बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स ला रहा है, क्लासेस ला रहा है, जिसमें आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे। उसी के साथ साथ आप मिशन हाई की बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं मिशन हाई publications.com के ऊपर से, और मिशन हाई की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं मिशन हाई nurses.com के ऊपर से, और मिशन हाई की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं मिशन हाई नर्सिंग नोट्स। उसमें आप मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, रिवीजन नोट्स वगैरह वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मिशन हाई के साथ और अपने लक्ष्य की ओर, अपने एम की ओर अग्रसर हो जाइए। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे वन लाइनर्स एमसीक्यू। मेरा नाम है भगीरथ और वन लाइनर एमसीक्यू ऐसा है कि पढ़ते वक्त है ना हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा तो क्वेश्चन क्या ही आएगा और इसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो बहुत इजी है, नहीं आएगा, ऐसा मान के छोड़ देते हैं, और जब वो एग्ज़ाम में आता है तब कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी में आपके मार्क्स माइनस हो जाते हैं। तो वैसा ना हो, उसी के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस मत छोड़िए, इसको भी ट्राई करिए, बार बार ट्राई करिए, और हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, आप आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते हैं कौन सही आंसर लिखता है, कौन गलत आंसर लिखता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विथ मेजर डिप्रेशन। A nurse is assessing a client with major depression. Which clinical manifestation reflects a disturbance in affect related to depression? यहाँ पे डिप्रेशन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा है। बहुत ही ईजी है ना, पर क्या होता है, एग्जाम के टाइम इतना स्ट्रेस होता है कि ये इतना इजी क्वेश्चन भी हम गलत लिख के आ जाते हैं। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन दी गई है ऑप्शंस में। ऑप्शन ए दिया है इकोलेलिया, ऑप्शन बी है डेल्यूजन्स, ऑप्शन सी कंफ्यूजन एंड ऑप्शन डी होपलेसनेस। मेजर डिप्रेशन में क्या देखने को मिलेगा? इकोलेलिया, डेल्यूजन्स, कंफ्यूजन या फिर होपलेसनेस? आप अपने आंसर नीचे लिख सकते हैं। एक एक करके इन ऑप्शंस के मतलब जानते हैं। इकोलेलिया का मतलब क्या होता है? जब आप किसी इकोलेलिया वाले पेशेंट के साथ बात कर रहे हो, किसी मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट के साथ बात कर रहे हो, तब वो जो आपने बात बोली है उसका लास्ट वर्ड रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा।
जो आपने लास्ट वर्ड बोला हो या फ्रेज बोला हो उसको वो रिपीट करेगा, उसको हम बोलेंगे इको ले लिया। दैट रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस, उसको क्या बोलेंगे? इको ले लिया। अगर वो आपकी जो आप जो हरकत कर रहे हैं, आपकी हरकत को अगर वो रिपीट करता है तो उसको हम बोलते हैं इको प्रेक्सिया। क्या बोलते हैं? इको प्रेक्सिया। अगर आपके वर्ड को रिपीट कर रहा है तो इको ले लिया। अगर आपकी एक्शंस को वो रिपीट कर रहा है तो क्या हुआ? इको प्रेक्सिया। दूसरा है डेल्यूजन्स, फॉल्स बिलीव्स। हमने आगे के लेक्चर्स में भी देखा है डेल्यूजन का मतलब क्या होता है? फॉल्स बिलीफ। ऑप्शन सी है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब कि किसी चीज में श्योर नहीं होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, दो चीजों में फंस जाना, क्या होता है? कंफ्यूजन। और लास्ट है होपलेसनेस, यानी कि निराशा, कुछ भी होप नहीं होना, इसको क्या बोलते हैं? होपलेसनेस। तो डिप्रेशन में क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन डी, होपलेसनेस। क्या देखने को मिलेगा? होपलेसनेस। इकोलेलिया का मतलब देखा, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। अगर एक्शंस का रिपीटेशन होगा तो इको प्रेक्सिया। डेल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीव्स। एंड कंफ्यूजन मतलब कि कंफ्यूज होना, किसी में श्योर नहीं होना, कॉन्फ्लिक्ट में फंसना। तो ऑप्शन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा होपलेसनेस। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी डिप्रेशन के ऊपर ही है। डिप्रेशन इज ए ब्लैंक डिसऑर्डर। डिप्रेशन कैसा डिसऑर्डर है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, स्क्रिजोफेनिक डिसऑर्डर या फिर मूड डिसऑर्डर। इसका डिसऑर्डर है ये हमें पता लगाना है। तो हमें पता है कि जब आदमी डिप्रेशन में होता है तब क्या बोलते हैं? इसका मूड बहुत ही ज़्यादा खराब है। जब मूड काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। या आदमी को बिल्कुल होप नहीं रहती, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा होपलेसनेस। तो ये इसका डिसऑर्डर है, मूड का डिसऑर्डर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मूड। डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर। जब मूड खराब होता है तो उसको डिप्रेशन बोलेंगे। जब यूफोरिक मूड आता है, बहुत अच्छा मूड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेनिया। और जिसमें ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है उनको क्या बोलेंगे? बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। ठीक है, दूसरे कंडीशन भी देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए हमें दिया है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म में क्या होता है कि मेंटल इलनेस आपके फिजिकल पेन के स्वरूप में बाहर आती है, जिसमें फटीग हो गया, एंजाइटी हो गया, एब्डोमेन पेन हुआ, लिम्ब पेन हो गया, इन सब चीज़ों के साथ आपकी मेंटल इलनेस बाहर आती है। इनको हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलेंगे। दूसरा है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? एसोसिएट नहीं कर पाता, अपनी रियलिटी से डिटैच हो जाता है। जो उसके थॉट्स होते हैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है, और वो उसको मेमोरी लॉस हो जाता है, खुद को भूल जाता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भूल जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ऑप्शन सी है स्क्रिजोफेनिक। स्क्रिजोफेनिक डिसऑर्डर है, इसमें बिहेवियर, मूड, थॉट, इमोशंस, ये सारी चीज़ों में डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रिजोफेनिक डिसऑर्डर। स्क्रिजोफेनिक में भी अलग अलग टाइप आता है, सिंपल डिसऑर्डर, हेबोफ्रेनिक डिसऑर्डर, कैटाटोनिक डिसऑर्डर। तो वैसे स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, और हमारा आंसर है मूड डिसऑर्डर। डिप्रेशन क्या है? मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में कौन से आएंगे? डिप्रेशन, मेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, साइको एनालिटिक थियरी वॉज डेवलप्ड बाय हुम। साइको एनालिटिक थियरी किसने दी है? आपके ऑप्शन है ए सिगमंड फ्रूड, बी जैकॉब्सन, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन, एंड ऑप्शन डी एरिस्टोटल। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन बी जैकॉब्सन, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन, एंड ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो सबको पता है फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? सिगमंड फ्रूड इज द राइट आंसर। क्या है वो? फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी।
कौन सी थियरी दी उन्होंने? साइको एनालिटिक थियरी। इसका दूसरा नाम है साइको सेक्सुअल थियरी। कौन सी? साइको सेक्सुअल थियरी। ये एक डेवलपमेंटल थियरी है जिसमें उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स की बात की, कुछ एलिमेंट्स की बात की। उसमें से 3 एलिमेंट्स है। एक है इड, दूसरा है ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो। क्या है? सुपर ईगो। कितने एस्पेक्ट है साइको एनालिटिक थियरी के? 3 एस्पेक्ट है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है, शायद हर एग्जाम में आता है। ईड कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? प्लेजर प्रिंसिपल पे, या फिर डिजायर प्रिंसिपल पे। कौन से प्रिंसिपल पे? ईड, प्लेजर या फिर डिजायर प्रिंसिपल पे। ईगो रियलिटी के प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो मोरालिटी के प्रिंसिपल पे। इन्होंने दी ये थियरी सिगमंड फ्रूड ने। इसका दूसरा नाम है साइकोसेक्सुअल थियरी। 3 प्रिंसिपल पे काम करती है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने बच्चों में सेक्सुअल डेवलपमेंट के भी स्टेजेस दिए हैं। कितने स्टेजेस दिए हैं? 5 स्टेजेस दिए हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज है ओरल स्टेज, दूसरा स्टेज है एनाल स्टेज, तीसरा स्टेज है फेलिक स्टेज, चौथा है लेटेंट फेज, एंड लास्ट एंड 5th स्टेज है जेनाइटल फेज। किन्होंने दी ये थियरी? सिगमंड फ्रूड ने। कौन सी? साइको एनालिटिक, दूसरा नाम है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थियरी, जिसमें इन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो 3 एस्पेक्ट के बारे में बात करी, और 5 स्टेजेस दिए डेवलपमेंट के। कौन से? ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज और जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सिगमंड फ्रूड, साइको एनालिटिक थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस या फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए बेंजोडिजापाइन, ऑप्शन बी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन सी लिथियम, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबाव। अपने आंसर आप नीचे लिख सकते हैं। ऑप्शन ए बेंजोडिजापिन्स, ऑप्शन बी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन सी लिथियम, एंड डी नन ऑफ दी अबाव। तो ड्रग ऑफ चॉइस मेनिया की रहेगी ऑप्शन सी लिथियम। लिथियम जो है वो मैनिक पेशेंट को दिया जाता है, तो उसके मैनिक एपिसोड है उसको कम करने के लिए। दूसरी ड्रग्स भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। ऑप्शन ए है बेंजोडिजापिन्स। बेंजोडिजापिन्स है एंटी एंजाइटी है। कौन सी है? ज़्यादातर ये एंटी एंजाइटी में दी जाती है। एंटी एंजाइटी। दूसरी है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। क्या है? टिपिकल। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग कौन सी है? ये आपका असाइनमेंट रहेगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सर्च करके लिख सकते हैं। क्या है क्वेश्चंस? फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी थी? हेलोपेरिडोल है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, और लिथियम है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया। ठीक है, क्या है आपका असाइनमेंट? क्या है? सबसे पहली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन कौन सी है?
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नीचे कुछ मिनरल्स दिए गए हैं, विटामिन्स दिए गए हैं, उसमें से किसकी डेफिशिएंसी से आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या है। ऑप्शन है फॉलिक एसिड यानी B9, दूसरा है आयरन, तीसरा है कैल्शियम एंड चौथा है जिंक। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? अपनी नर्वस सिस्टम के साथ। और जब बच्चा पेट में होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब फर्स्ट जो उसकी नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाता है। कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाता है। और उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होती है तो उसको न्यूरल ट्यूब इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? न्यूरल ट्यूब इफेक्ट। इसीलिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड, दूसरे ट्राइमेस्टर में आयरन, तीसरे में कैल्शियम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बोन का डेवलपमेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। सेकंड में आयरन क्यों दिया जाता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, इसीलिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, सेकंड में आयरन एंड थर्ड में कैल्शियम दिया जाता है। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवर 6th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सिक्रीशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी। मतलब डिलीवरी होने के बाद जो भी पहला ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्वेस्ट्रम, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी लोकिया या फिर ऑप्शन डी ल्यूकोरिया। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सिक्वेस्ट्रम। नहीं, सिक्वेस्ट्रम बिल्कुल नहीं है। सिक्वेस्ट्रम किसको कहा जाता है? डेड पीस ऑफ बोन। इसको डेड पीस ऑफ बोन को क्या कहा जाता है? सिक्वेस्ट्रम। लोकिया किसको कहा जाता है? लोकिया आंसर आता है क्या? नहीं, लोकिया भी नहीं आएगा। लोकिया किसको कहा जाता है? प्रेगनेंसी के बाद 1 मंथ तक जो वजाइनल डिस्चार्ज मदर थ्रू निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लोकिया। जिसमें ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, यूट्राइन टिश्यू होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? लोकिया। तो लोकिया भी 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की। सबसे पहले जो लोकिया सिक्रीट होगी उसको बोलेंगे लोकिया रूब्रा। क्या बोलेंगे? लोकिया रूब्रा, जो ब्राइट रेड कलर की होगी। क्या होगी? रेड कलर की। और जो 3 से 4 दिन तक आएगी। दूसरी क्या है? लोकिया सीरोजा। वो पिंक कलर की होगी। कौन से कलर की? पिंक कलर की। और वो 5 से 10 दिन तक देखने को मिलती है। और लास्ट आएगा लोकिया आल्बा। लोकिया आल्बा, इसका कलर होगा वाइटिश येलो। वाइटिश येलो। और वो कब देखने को मिलेगी? 11 से 28 दिन तक। 3 लोकिया होती है, लोकिया रूब्रा, सीरोजा और आल्बा। 3 से 4 दिन तक लोकिया रूब्रा देखने को मिलेगी, 5 से 10 दिन तक सीरोजा, और 28 दिन तक, 11 से 28 दिन तक आपको आल्बा देखने को मिलेगी। उसको हम बोलेंगे लोकिया। ल्यूकोरिया किसको बोलते हैं? ल्यूकोरिया इज द नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज।
किसी भी फीमेल को नॉर्मल जो भी वजाइनल डिस्चार्ज आता है उसको हम बोलेंगे ल्यूकोरिया। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क फॉलोइंग डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाय मदर आर नोन एज। जो भी मूवमेंट पहली मदर को बेबी की फील होगी यूट्रस के अंदर उसको क्या बोलेंगे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी एंगेजमेंट, ऑप्शन सी क्विकनिंग, या फिर ऑप्शन डी बेलॉटमेंट। तो ये चारों कंडीशन में से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये चारों कंडीशन का पता होना जरूरी है कि क्या होता है इसमें। हमें पूछा गया है फर्स्ट मूवमेंट, तो फर्स्ट मूवमेंट को हम बोलेंगे ऑप्शन सी क्विकनिंग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी क्विकनिंग। पर लाइटनिंग किसको बोलेंगे? लाइटनिंग मतलब कि मॉनसून में जब बिजली कड़कती है उसको लाइटनिंग बोलते हैं? जी नहीं, इधर लाइटनिंग किसी और चीज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर डिलीवरी के वक्त जब यूट्रस में नीचे आता है, डाउन होता है, अपने प्रेजेंटिंग पार्ट से मदर के पेल्विस में जब डाउन होता है, नीचे आता है, उसको हम बोलेंगे लाइटनिंग। जब बेबी डिसेंड होता है उसको क्या बोलेंगे? लाइटनिंग। एंगेजमेंट किसको बोलते हैं? जब फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट मदर के पेल्विस में एंटर होता है डिलीवरी के टाइम, जब बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट जो है, फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो मदर के पेल्विक बोन में एंटर होता है, इसको क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट। एंड बेलॉटमेंट किसको बोलता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी की जो भी अप डाउन एंड जो भी मूवमेंट है उसको क्या बोलेंगे? बेलॉटमेंट। वो मूवमेंट कैसी रहती है? फ्री रहती है एकदम। So our answer is quickening. Which hormone is helpful in the growth of ovarian follicles? ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है, कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, एंड ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये दोनों हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? ओवरी। कौन सीक्रेट करता है? ओवरी। तो यहां पूछा है विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो हमें पता है इसका आंसर ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। मेल में एफएसएच क्या काम करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करेगा। क्या काम करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मेल में एफएसएच क्या काम करेगा? तो आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। और ल्यूटिनाइजिंग क्या काम करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एग्जैक्ट 14th डे पे ओव्यूलेशन का काम करेगा। क्या काम करेगा? ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन। और मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करेगा? टेस्टोस्टेरॉन बनाने का काम करेगा। क्या काम करेगा? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन बनाने का काम करेगा मेल में। ठीक है, एफएसएच क्या काम करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में और फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ करने में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करेगा? ओव्यूलेशन। और मेल में टेस्टोस्टेरॉन बनाने का काम करेगा। एस्ट्रोजन क्या काम करता है? उसका एस्ट्रोजन का मेन काम है फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना, जो मेनार्की, थैलार्की
ये सब कंडीशन देखने को मिलती है वो एस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिलती है। सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? प्रेग्नेंट होने के बाद जो यूट्रस के अंदर फर्स्ट लाइन जो डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, उस फीटस को सपोर्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? प्रोजेस्टेरोन। टू हेल्प एंड सपोर्ट द प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को हम प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस भी देते हैं। जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होगी? ओवरी में से। पर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ये दोनों हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होंगे? प्लेसेंटा में से। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा ओवेरियन फॉलिकल्स के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे लिखा है फॉलिकल्स लिखा है, तो क्या आएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? ए, RH इनकम्पिटेबिलिटी, ऑप्शन बी फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन सी पोस्ट मेच्योरिटी, या फिर ऑप्शन डी इंट्रा यूट्राइन डेथ। कैसा कलर बोला है हमें? गोल्डन कलर। वैसे कैसा कलर रहता है एमनियोटिक फ्लूइड का? एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मली कैसा कलर रहता है? कोई कलर नहीं रहता, ट्रांसपेरेंट रहता है। पर जैसे जैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स और दूसरी चीज़ें उसमें ऐड होने लगती है, गैसेस वगैरह, उसके बाद उसका कलर हो जाता है स्ट्रॉ कलर हो जाता है। क्या हो जाता है? पेल स्ट्रॉ कलर। पर अगर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिखे तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? कब देखने को मिलेगा गोल्डन कलर? क्यों देखने को मिल सकता है? जब एमनियोटिक फ्लूइड में बाइल प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? बाइल। ये गोल्डन कलर किसकी वजह से आएगा? बाइल। और बाइल क्यों आएगा एमनियोटिक फ्लूइड में? अगर हीमोलाइसिस हुआ हो तो फिर बाइल आ सकता है। क्या हुआ हो? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, तब उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं। तो हीमोलाइसिस बनने से बाइल आता है और बाइल की वजह से गोल्डन कलर आता है। तो हीमोलाइसिस क्यों होता है? कौन सी कंडीशन की वजह से हीमोलाइसिस देखने को मिलता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, RH इनकम्पिटेबिलिटी। मतलब कि जो दोनों पार्टनर है, मदर और फादर, उसमें से मदर जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और फादर जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो वैसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? RH इनकम्पिटेबिलिटी। उसकी वजह से जो दूसरा बेबी कंसीव होता है उसमें हीमोलाइसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। कौन सी कंडीशन? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस कंडीशन की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड में बाइल आएगा और उस बाइल की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा रहेगा? गोल्डन कलर रहेगा। तो RH इनकम्पिटेबिलिटी में गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। RH इनकम्पिटेबिलिटी मतलब कि RH की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों पार्टनर कंपिटेबल नहीं है, उसका मतलब RH इनकम्पिटेबिलिटी की। जब मदर नेगेटिव है एंड फादर पॉजिटिव है तो क्या देखने को मिलेगा? RH इनकम्पिटेबिलिटी। देखते हैं फीटल डिस्ट्रेस में कौन सा कलर देखने को मिल सकता है। फीटल डिस्ट्रेस में या तो पेल ब्राउन या फिर ग्रीन कलर देखने को मिल सकता है। ग्रीन कलर क्यों? जब बेबी ने अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में ही मेकोनियम पास कर दिया है तो उसकी वजह से MSL यानी कि मेकोनियम स्टेन लाइकर देखने को मिलेगा। वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और उसी की वजह से फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। ग्रीन कलर आएगा तो MSL यानी मेकोनियम स्टेन लिखकर। ऑप्शन सी है पोस्ट मेच्योरिटी। पोस्ट मेच्योरिटी में कैसा देखने को मिलेगा? डार्क कलर देखने को मिल सकता है, डार्क येलो या फिर पेल ब्राउन कलर देखने को मिल सकता है। और लास्ट ऑप्शन है इंट्रा यूट्राइन डेथ। इंट्रा यूट्राइन डेथ में मिलेगा डार्क ब्राउन कलर। कौन सा? डार्क
ब्राउन कलर। RH इनकम्पेटिबिलिटी में गोल्डन कलर देखने को मिले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फर्स्ट एड इफ अ विक्टिम हैज अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट एक्शन। अगर आप बाहर है, रोड पे है, और रोड पे किसी एक्सीडेंट हुए हुए व्यक्ति को आप देखते हैं, उस पर एक लाइफ थ्रेटनिंग वुंड है, चोट लगी है, और उसमें से घाव बहुत गहरा है और ब्लीडिंग कंटिन्यूअस चालू है, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, अप्लाई अ टूर्निकेट, यानी टूर्निकेट बांध के ब्लीडिंग रोकना, कॉल एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाना, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड, या फिर सी, इमोबिलाइज द लिम्ब। तो ये चारों जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों नेसेसरी एक्शन ही है, ये चारों एक्शन तो हमें लेनी ही है, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन कौन सी लग रही है आपको? इधर बोला गया है कि जो वुंड है वो लाइफ थ्रेटनिंग है। कैसा है? लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड है, यानी अगर उसको तुरंत नहीं रोका गया तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे किस्सों में हम क्या करेंगे? सबसे पहले वुंड में से ब्लीडिंग रोकेंगे। कैसे? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड, जो भी चोट लगी है, जहां भी वुंड है, वहां पे डायरेक्ट प्रेशर से हम उससे ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन और था, अप्लाई या टूर्निकेट। आप बोलेंगे सर टूर्निकेट से भी तो ब्लीडिंग रोकी जा सकती है, पर मान लो ऐसे हिस्से में चोट लगी है जहाँ पे टूर्निकेट यूज ही नहीं कर सकते। टूर्निकेट कहाँ यूज करेंगे? लिम्स में यूज कर सकते हैं, हाथों में, पैरों में, उंगलियों में। पर मान लो ऐसी जगह पे चोट लगी है, एब्डोमेन पे चोट लगी है, या फिर मान लो बैक पे चोट लगी है, तो ऐसे केसेस में आप टूर्निकेट यूज नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। एम्बुलेंस तो बुलानी ही है, पर एम्बुलेंस के आते आते इतना ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो सकता है कि पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचे भी नहीं। तो पहले हमें क्या करना है? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड। उसके बाद अगर टूर्निकेट की ज़रूरत लगती है, ऐसा बॉडी का पार्ट है जहाँ पे टूर्निकेट यूज़ किया जा सकता है, तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या यूज़ कर सकते हैं? टूर्निकेट। और इमोबिलाइज द लिम्ब का क्या मतलब हुआ कि उसको फर्दर इंजुरीज से हम बचा सकते हैं, कि लिम्ब को इमोबिलाइज करने से दूसरी इंजुरीज ना हो, क्योंकि वो कॉन्शियस होगा मान लो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसको दूसरी सेकेंडरी इंजुरीज हो सकती है। तो वो रोकने के लिए क्या करेंगे? इमोबिलाइज द लिम्ब। सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड। जो भी ब्लीडिंग हो रहा है, जहाँ भी वुंड है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर देके हम वो ब्लीडिंग रोकेंगे। तो हमारा सही आंसर है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, जैसे इससे पहले मैंने जो लक्ष्य की बात करी थी, गोल की बात करी थी, वैसे ही एक गोल बस 1 महीने की दूरी पे है आपसे। क्या है? ESIC एग्ज़ाम। 7 जुलाई को ESIC एग्ज़ाम है, इसीलिए मिशन हाई खास आपके लिए लाया है 20 मॉडल पेपर्स। और ये ऐसे मॉडल पेपर है जो घंटों की मेहनत और एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें फ्री OMR शीट भी दी गई है, जो आपकी क्वेश्चन की जो अटेंडिंग स्पीड है, कौन से क्वेश्चन को कितनी स्पीड से अटेंड किया जाए, कितनी स्पीड से जो सर्कल है उसको फिलअप किया जाए, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ इस मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे पेपर्स है जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। UPSC किस टाइप के क्वेश्चन लाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देने की कोशिश करिए, और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग इसे परचेज करके इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है हमारा ESIC नर्सिंग ऑफिसर चैंपियन टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आप missionhighnurses.com वेबसाइट पे जाके 50% डिस्काउंट के साथ परचेस कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको 7500 MCQs यानी कि 75 टेस्ट दी गई है। आप इसको कभी भी दे सकते हैं, अपने मोबाइल पे दे सकते हैं। जो आपको लास्ट मोमेंट जो आप प्रिपरेशन करते हैं, स्टूडेंट को हमेशा ऐसा रहता है कि जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन होती है ना, वो बहुत उसको उपयोगी रहती है। तो इसके साथ आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ। तो जाइए आज ही परचेज कीजिए ESIC नर्सिंग ऑफिसर चैंपियन टेस्ट सीरीज, और मिशन हाई के साथ जुड़े रहिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिसीज देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी इज टाइफॉइड, ऑप्शन सी मीजल्स एंड ऑप्शन डी पोलियो। सबको पता है क्या है टाइफॉइड। टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज। पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। क्या? साल्मोनेला टाइफी। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। वायरस ए से हेपेटाइटिस ए होगा, वायरस बी से हेपेटाइटिस बी होगा, एक्सेट्रा। मीजल्स भी किससे होगा? वायरस से होगा। पैरामिक्सो वायरस का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में से जो रूबियोला वायरस है, इसीलिए मीजल्स का दूसरा नाम भी रूबियोला है, तो वो वायरस से होता है। मीजल्स किससे होता है? वायरस से। और पोलियो भी किससे होगा? वायरस से। पोलियो वायरस से। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी टाइफॉइड। किससे होगा? साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। फॉलोइंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इन चाइल्डहुड इज? ऑप्शन ए क्वाशारकोर, ऑप्शन बी मरासमस, ऑप्शन सी गोइटर, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ ए एंड टू। क्या रहेगा आंसर हमारा? ए क्वाशारकोर, बी मरासमस, सी गोइटर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखो हम सबको पता है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या देखने को मिलता है? क्वाशारकोर और मैरास्मस, दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमारा सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। पर इसके साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन एंड कैलोरी, प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी अगर पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा मैरास्मस। क्या रहेगा? मैरास्मस। ठीक है, दोनों सेम ही कंडीशन है, दोनों में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, दोनों में सबक्यूटेनियस फैट एब्सेंट होता है, पर क्वाशारकोर में पूरी बॉडी से सबक्यूटेनियस फैट एब्सेंट होगा और मरासमस में सिर्फ लिम्स में से होगा। तो मरासमस में क्या होगा? लिम्स जो है बच्चे के वो एकदम पतले दिखेंगे और बॉडी जो है वो मोटी दिखेगी, और क्वाशारकोर में पूरी बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा। गोइटर जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होगा? आयोडीन की डेफिशिएंसी से, सबको पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, पर इसमें कैसा ट्विस्ट कर सकते हैं कि मान लो ये ऑप्शन ए में ए दिया है, वहाँ ट्विस्ट करके ऑप्शन ए की जगह डी लिख देंगे, बी की जगह ए लिख देंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलती से, अगर आपको पता भी है तो भी आप गलत टिक करके आ जाएंगे। तो देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन हम सबको पता है, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। दूसरे कौन से है? ए, डी, ई एंड के आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, इसका आंसर है आंसर सी, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में आता है। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? फर्स्ट ऑप्शन इज हिपोक्रेट्स, सेकेंड ऑप्शन इज पॉल बर्ग, सी गैलन, या फिर डी लेंस्टीन। तो हम सबको पता है इसका आंसर है ऑप्शन ए हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन। पर ऐसा पूछा जाए कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो इसका आंसर क्या आएगा? जोसेफ लिस्टर।
क्या आएगा? जोसेफ लिस्टर। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स एंड फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। आ रहा है, सॉरी, है जोसेफ लिस्टर। अगर ऐसा पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है। तो कौन है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन? जिनका नाम है महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता बनाई है। और एक और क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, वो होगा सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। क्या होगा? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक, महर्षि चरक, एंड फादर ऑफ इंडियन सर्जरी महर्षि सुश्रुत। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर, एंड फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स। Next question is, which of the following hormone is also known as emergency hormone? क्या नाम दिया है? emergency hormone। नीचे दिए गए कौन से हार्मोन में से जो हार्मोन है वो emergency hormone है? देखो, ये आंसर जो पबजी खेलते थे ना उनको बहुत पता होगा, क्योंकि जब फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है, इमरजेंसी में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब उस गेम में क्या आता था? एड्रेनालिन शॉट्स। तो इसका आंसर होगा एड्रेनालिन, क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है? फ्लाइट और फाइट की कंडीशन जब होती है, जब जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत तुरंत लेना है, इमरजेंसी में लेना है और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वैसी कंडीशन में एड्रेनालिन जो है वो आपको मदद करेगा। इसके साथ साथ कोर्टिजोल भी है। कोर्टिजोल का दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ का काम करेगा और प्रोलैक्टिन जो है वो लैक्टेशन का काम करेगा। पर एड्रेनालिन इज द इमरजेंसी हार्मोन। इन्फेक्शन अकर्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रोसीजर इज नॉन एज, मतलब कि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और ट्रीटमेंट की वजह से, इसी सर्जरी की वजह से अगर उसको इन्फेक्शन लग जाता है तो उसको कौन सा इन्फेक्शन बोलेंगे? ऑप्शन ए है इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है कॉन्करेंट इन्फेक्शन, एंड ऑप्शन डी है फोमाइट इन्फेक्शन। आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, इट्रोजेनिक और नोजोकोमियल। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रीटमेंट प्रोसीजर की वजह से इन्फेक्शन लगता है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर मतलब कि मेडिसिन हो गई या फिर कोई सर्जरी हो गई या कोई भी प्रोसीजर हो गई, जैसे कैथेटराइजेशन हो गया, वैसी कोई प्रोसीजर की वजह से इन्फेक्शन लगता है तो इसको हम बोलेंगे इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI। ये हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की वजह से, हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से उसको इन्फेक्शन लगा है तो उनको क्या बोलेंगे? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कॉन्करेंट इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे? कि जब बॉडी में ऑलरेडी एक इन्फेक्शन प्रेजेंट है और उसके साथ साथ दूसरा कोई और इन्फेक्शन लग जाता है, यानी कि एक होस्ट के अंदर दो पॉजिटिव एजेंट है, दो फॉरेन बॉडी है, दो पैरासाइट है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट इन्फेक्शन, यानी कि एक ही होस्ट में दो इन्फेक्टिव एजेंट होना, दो इन्फेक्शन होना। फोमाइट इन्फेक्शन किसको बोलेंगे? कि कोई इनएमिनेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई निर्जीव वस्तु है, उस निर्जीव वस्तु के थ्रू अगर इन्फेक्शन फैलता है तो इसको हम बोलेंगे फोमाइट इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे? फोमाइट इन्फेक्शन। मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है? किसी पेशेंट का टूथब्रश हो सकता है, टॉवेल हो सकता है, उसका हेयर ब्रश हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फोमाइट, यानी कि निर्जीव वस्तु। पर अगर कोई जीवंत वस्तु, सजीव वस्तु के थ्रू, कोई जीवंत ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे? वेक्टर। ठीक है। इट्रोजेनिक मतलब कि प्रोसीजर के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू अगर इन्फेक्शन लगता है तो इट्रोजेनिक। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब नोजोकोमियल इन्फेक्शन। एक होस्ट और दो से ज़्यादा इन्फेक्शन, दो या दो से ज़्यादा इन्फेक्शन तो कॉन्करेंट इन्फेक्शन। और इनएमिनेट ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है तो फोमाइट बॉर्न, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है तो वो वेक्टर बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन द स्टमक। पेप्टिक अल्सर होने का स्टमक में मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? ए पाइलोरिक पोर्शन, बी
कार्डियक पोर्शन, सी इसोफेजियल जंक्शन, या फिर डी बॉडी ऑफ द स्टमक। हम सबको पता है स्टमक का शेप कैसा होता है, स्टमक के पार्ट्स वगैरह। ये स्टमक है, यहाँ से डिओडेनम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फंडस का भाग है इसको फंडस भी बोल सकते हैं और कार्डियक पोर्शन भी बोल सकते हैं। ये जो है पार्ट, ये इसोफेजियल जंक्शन है, ये है उसकी बॉडी। और लास्ट में है पाइलोरिक पोर्शन। तो इतने पोर्शन में से कौन सी जगह मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? तो पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है? एच पाइलोरी की वजह से होता है, और वो सबसे ज़्यादा पाइलोरिक जंक्शन में पाए जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होगी? पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक। कौन सी है? पाइलोरिक पोर्शन। तो अगर ये क्वेश्चन आए, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द पेप्टिक अल्सर इज द पाइलोरिक पोर्शन। Our next question is, risk factors for breast cancer include young age at birth, young age at menopause, या फिर young age at menarche। क्या बोला है? यंग एज होना रिस्क फैक्टर है, यंग एज एट फर्स्ट बर्थ मतलब पहली डिलीवरी पे के टाइम यंग एज होना रिस्क फैक्टर है, मेनोपोज या फिर मेनार्की। तो यंग एज तो आएगी ही नहीं क्योंकि ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो रहा। जिसने भी यंग एज एट फर्स्ट बर्थ लिखा है वो भी गलत, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। तो दोनों में कंफ्यूज हो सकता है, यंग एज एट मेनोपोज एंड यंग एज एट मेनार्की। मेनार्की का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे सही आंसर है यंग एज एट मेनार्की, कि अगर मेनार्की की बहुत ही यंग एज है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। अगर यहाँ पे यंग एज की जगह ओल्ड एज लिखा होता कि ओल्ड एज एट मेनोपॉज, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर होने का एक रिस्क फैक्टर है। क्या रिस्क फैक्टर है? कौन से होंगे? यंग एज एट मेनार्की एंड ओल्ड एज एट मेनोपॉज, ये दोनों ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर है। Our next question is, what is the commonest cause of postpartum hemorrhage? किसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज? डिलीवरी के बाद अगर कोई प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन जो है वो यूट्राइन कैविटी में अभी तक प्रेजेंट है, टिश्यू जो है वो यूट्राइन कैविटी में अभी मौजूद है, और उसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज होने का मेन कारण क्या है? एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, सब एनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस, बर्थ इंजुरी, या फिर परपुरियल सेप्सिस। क्या होगा? हेमरेज का, पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन कारण क्या बताया मैंने अभी? कि अगर प्लेसेंटा का कोई मेम्ब्रेन रिटेन हो जाता है यूट्राइन कैविटी में तो उसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज। तो वो रिटेन क्यों होता है? तो यूट्रस में से ऐसे मेम्ब्रेन्स निकालने का काम कौन करता है? खुद यूट्रस ही करता है। विगोरियस कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो जो है वो सारे मेम्ब्रेन और जो भी चीज़ यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है उसको बाहर फेंक देगी डिलीवरी के बाद। पर क्या होता है कि यूट्रस अगर थक जाता है, मतलब कि यूट्रस का जो मस्कुलर पार्ट है मायोमेट्रियम, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आना बंद हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एटोनिसिटी। तो वो एटोनिसिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाता है, और उसी चीज़ की वजह से वो जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या फिर जो टिश्यू जो थे प्लेसेंटा के वो रिटेन हो जाते हैं, और उसकी वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। उसका मतलब क्या होता है कि यूट्रस जो है अपना टोन वो भूल जाता है, मतलब कि उसका टोन चला जाता है, तो मसल्स जो है उसके काम नहीं करते मायोमेट्रियम, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है, और कंडीशन में क्या होगा? पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। ठीक है। 20th क्वेश्चन इज,
विच इज द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर द 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, इसके पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने कि पहले जो है प्रेगनेंसी के पहले अगर प्रेगनेंसी नहीं रही है तो कौन सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ओवरी। और अगर प्रेगनेंसी रह चुकी है, 3 मंथ की प्रेगनेंसी रह चुकी है और प्लेसेंटा डेवलप हो चुका है, तो प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद ये दोनों हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा? प्लेसेंटा। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है, वो ब्रेन का एक पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है, वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करके हमारी पूरी बॉडी में बैलेंस रखता है। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जो है वो सीक्रेट करेगी। उससे पहले कौन करेगा? ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which mental disorder is characterized by extreme withdrawal, fantasy, delusion, hallucination and inability to communicate, especially in children? बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सी कंडीशन है? एक्सट्रीम विड्रॉल, फैंटेसी मतलब कि अपनी दुनिया में रहना, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। वैसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऑटिज्म। क्या बोलेंगे? ऑटिज्म। ऐसे चाइल्ड को हम क्या बोलेंगे? ऑटिस्टिक चाइल्ड। क्या बोलेंगे? ऑटिस्टिक चाइल्ड। ऑप्शन ए देखते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किसको बोलते हैं? जो चाइल्ड किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो माइनर है और किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसको बोलेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर किसको बोलेंगे? अगर कोई बच्चा सोशलाइज होने से एंजाइटी फील करता है, किसी सोशल गैदरिंग में जाने से, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में मिलने से एंजाइटी फील करता है, तो उसको हम बोलेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और लास्ट में दिया गया है म्यूटिज्म। ऐसी ही किसी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के चलते वो कुछ भी बोलने में असक्षम होता है, कुछ भी बोल नहीं सकता, कम्युनिकेशन कर नहीं सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटिज्म। पर यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, विथड्रॉल, फैंटेसी, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटिस्टिक चाइल्ड। मतलब कि कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज। अगर बॉडी में नेचुरल इन्फेक्शन लगा है और इसके थ्रू इम्यूनिटी अचीव होती है तो उसको कौन सी इम्यूनिटी बोलेंगे? आपके ऑप्शन, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी अलग अलग ढंग से पूछा गया है, ट्विस्ट कर करके, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, वैसा टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इन्होंने नेचुरल इन्फेक्शन बोल दिया है। पर नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव, इन सब का मतलब क्या होता है, ये आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो पता है कि जब कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में कुछ लोग रहते हैं, कोई कम्युनिटी रहती है, उनमें जो कोई इम्यूनिटी पाई जाती है तो उसको हम बोलेंगे हर्ड इम्यूनिटी। कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में कोई स्पेसिफिक हर्ड, कोई स्पेसिफिक समुदाय में कोई इम्यूनिटी देखने को मिलेगी, उनको बोलेंगे हर्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी मतलब हर इंडिविजुअल में अलग अलग इम्यूनिटी रहती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है तो उसमें इम्यूनिटी भी अलग अलग होगी, उनको स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी बोलेंगे। पर ये नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है, देखते हैं। एक तो इम्यूनिटी आएगा, मतलब क्या आएगा? एंटीबॉडी, क्योंकि इम्यूनिटी के अंदर क्या चीज आती है? एंटीबॉडीज आते हैं। तो पहले देखते हैं नेचुरल, क्या नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होता है। इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज। अब अगर वो जो एंटीबॉडीज है वो हमारे बॉडी के अंदर ही बने हैं, क्या है? जो एंटीबॉडीज की बात हम जो कर रहे हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव। क्या बोलेंगे? एक्टिव।
और अगर हमारी बॉडी में बाहर से प्रिपेयर किए हुए एंटीबॉडीज बॉडी में एंटर किए जाते हैं, उसको हम बोलेंगे पैसिव। क्या बोलेंगे? पैसिव। क्या बताया मैंने कि जब कोई एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर ही बनेगा तो वो कहलाएंगे एक्टिव। बाहर बनेगा और बाहर से बॉडी में एंटर होगा, एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं, एंटीजन नहीं। अगर एंटीबॉडी बाहर बना के बॉडी में एंटर करेंगे तो वो होगा पैसिव। ये क्लियर है? ये दोनों बात क्लियर होगी कि अगर बॉडी में ही एंटीबॉडी बनेंगे तो एक्टिव है, बाहर से एंटीबॉडी लाए जाएंगे तो पैसिव है। अब वो एंटीबॉडीज दो तरीके से बन सकता है। कैसे? नेचुरली और आर्टिफिशियली। कैसे? नेचुरली हमारी बॉडी में कैसे बनेंगे एंटीबॉडीज? तो जब इन्फेक्शन लगता है तब। जब हमें कोई इन्फेक्शन लगता है तो बॉडी नेचुरली जो है वो क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था कि नेचुरल इन्फेक्शन में कौन सी देखने को मिलेगी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्लियर हो गया? नेचुरल एक्टिव किसको बोलते हैं? जब इन्फेक्शन लगने की वजह से हमारी बॉडी ने नेचुरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की है तो वो होगा एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल क्या होगा कि भाई आर्टिफिशियल इन्फेक्शन लगा दो तो आर्टिफिशियल एक्टिव हो गया। आर्टिफिशियल कैसे इन्फेक्शन लगाए? वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन क्या करता है? इन्फेक्शन लगाने का तो काम करता है। जो भी पॉजिटिव एजेंट है जिसके थ्रू इन्फेक्शन लगता है वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में या फिर बहुत कम मात्रा में इंजेक्ट करना होता है, और उसके बाद क्या होता है? हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। तो वैक्सीन क्या हुआ? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या हुआ? वैक्सीन जो है उसमें एंटीबॉडीज तो हमारी बॉडी से ही प्रोड्यूस होंगे, पर वो हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाया, इसीलिए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आए पैसिव इम्यूनिटी। सर रेडी एंटीबॉडीज कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं रेडी एंटीबॉडीज? मदर के मिल्क में मिलते हैं भाई, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अब जी मदर के मिल्क से जो एंटीबॉडीज बने हैं वो कैसे है? वो भी नेचुरली बने हैं। तो मदर के थ्रू जो एंटीबॉडीज मिलते हैं, प्लेसेंटा थ्रू जो एंटीबॉडीज मिलते हैं वो नेचुरली मिले हैं, इसीलिए वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। क्या है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव क्या हुई? बाहर ही तैयार किए हुए इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो बाहर ही सिंथेसिस हुए हैं आर्टिफिशियली और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो होगा आर्टिफिशियल पैसिव। समझे कि जब नेचुरल इन्फेक्शन लगता है तब क्या होता है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाएगी तो क्या होगा? एक्टिव। जब बॉडी को बाहर से एंटीबॉडीज दिए जाएंगे तो पैसिव। कैसे कैसे बनेगा एंटीबॉडीज? या तो नेचुरल इन्फेक्शन लगेगा, बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाएगी तो होगा नेचुरल एक्टिव। हम क्या देते हैं? वैक्सीन देने की वजह से एंटीबॉडीज शरीर में बने तो वो होगा आर्टिफिशियली एक्टिव। तैयार एंटीबॉडीज मिले, मदर से मिले हैं इसलिए नेचुरल, और बाहर से मिले और बाहर से सिंथेसिस किए गए हुए एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल पैसिव। ठीक है? काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यही वाला क्वेश्चन है कि नेचुरल इन्फेक्शन से कौन सी लगती है और वैक्सीन से कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो वैक्सीन से क्या होगा? आर्टिफिशियल एक्टिव। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीसेंसिटाइजेशन इज अ टाइप ऑफ। डीसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को किसी चीज़ का डर है, फोबिया है। फोबिया में ज़्यादातर डीसेंसिटाइजेशन यूज होता है, तो उसमें उसको धीरे धीरे जिस चीज़ का फोबिया है उसको उसका एक्सपोजर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टमिक डीसेंसिटाइजेशन। उसको डीसेंसिटाइज किया जाता है। तो ये कौन सी थेरेपी है? ये एक बिहेवियर थेरेपी है। कौन सी थेरेपी है? बिहेवियरल थेरेपी है। साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस थेरेपी ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कौन सी थेरेपी है? ये बिहेवियर थेरेपी है। कौन सी केस में ज़्यादा दिया जाता है? फोबिया में। कैसे? धीरे धीरे डिसेंसिटाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज कैरेक्टराइज बाय ऑल एक्सेप्ट।
मतलब 3 कंडीशन है जो कैरेक्टरिस्टिक है एनोरेक्सिया नर्वोसा की, और एक नहीं है। कौन सी देखते हैं? एमेनोरिया, वेट लॉस, हाइपोथर्मिया या एलोपेसिया। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है, और ईटिंग डिसऑर्डर होने की वजह से जो भी मेटाबॉलिक कंडीशन बॉडी में देखने को मिल सकती है वो देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले वेट लॉस देखने को मिलेगा, हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, और मेटाबॉलिक और न्यूट्रिएंट्स उसको कम मिल रहे हैं, और वेट लॉस भी काफ़ी हो रहा है, उसकी वजह से उसमें एमेनोरिया भी देखने को मिलेगा। एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या देखने को नहीं मिलेगा? एलोपेसिया। एलोपेसिया मतलब बाल झड़ना, बाल झड़ना देखने को नहीं मिलेगा। उसमें ये 3 कंडीशन देखने को मिलेगी, एमेनोरिया, वेट लॉस एंड हाइपोथर्मिया। इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा कौन सी कंडीशन है? ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा कि जो भी पर्सन है वो ओबेज हो जाऊंगा वैसे डर से, वैसा एक्सट्रीम फियर की वजह से खाना नहीं खाता, उनको बोलेंगे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्लैटनिंग ऑफ इमोशन इज अदरवाइज नोन एज। फ्लैटनिंग ऑफ इमोशन को क्या बोलेंगे? इमोशन को दूसरे कौन सी नाम से हम साइकोलॉजी में एड्रेस करते हैं? अफेक्ट। अफेक्ट यानी कि इमोशन। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? फ्लैटनिंग ऑफ इमोशन। तो फ्लैटनिंग ऑफ इमोशन मतलब कि ब्लंटेड अफेक्ट। अगर कोई आदमी कुछ भी इमोशन फील नहीं कर सकता है तो उसको हम फ्लैटनिंग ऑफ इमोशन या फिर ब्लंटेड अफेक्ट्स बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या है? लूज एसोसिएशन। लूज एसोसिएशन में वो एसोसिएट नहीं कर पाता, जिससे हमने इसके पहले के क्वेश्चन में भी देखा। क्या है लूज एसोसिएशन? उसमें क्या होगा? वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एसोसिएट नहीं कर पाएगा, मेमोरी लॉस देखने को मिल सकता है, और थॉट की कंटिन्यूटी नहीं रहती है, और मेमोरी लॉस, और कभी कभी खुद को भी भूल जाता है। उसमें किसमें आएगा? लूज एसोसिएशन। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता। अपने अगर वो कोई चीज़ आपको बोलता है या फिर कोई एक्शन करता है तो उसमें अस्पष्टता देखने को मिलती है, उसको हम बोलेंगे एम्बिग्यूटी। एंड सप्रेशन इज, सप्रेशन मतलब कि कॉन्शियसली किसी चीज़ को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? अ कॉन्शियस एक्सक्लूजन मतलब कि फॉरगेटिंग। अ कॉन्शियस फॉरगेटिंग ऑफ डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, थॉट्स और फीलिंग इज नॉन एज। जैसे इसके पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये सेम वही क्वेश्चन है। अ कॉन्शियस एक्सक्लूजन और फॉरगेटिंग ऑफ स्ट्रेसफुल मेमोरीज, थॉट्स और फीलिंग इज नॉन एज। आपके ऑप्शन है रिप्रेशन, सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। 4 डिफेंस मैकेनिज्म दिए गए हैं, रिप्रेशन, सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। तो 2 चीजें होती हैं, या तो कॉन्शियसली एक्सक्लूजन होता है या फिर अनकॉन्शियसली एक्सक्लूजन होता है। अगर कॉन्शियसली अपने खुद के कॉन्शियस माइंड से अगर वो एक्सक्लूजन कर रहा है, थॉट्स को दबा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सप्रेशन। जो भी पेनफुल फीलिंग्स है उसको वो कॉन्शियसली दबा रहा है या फिर कॉन्शियसली भूलने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिप्रेशन, सप्रेशन। पर अगर अनकॉन्शियसली वो ये काम करता है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्शियस की जगह अनकॉन्शियस एक्सक्लूशन ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाए तो वो क्या आएगा? रिप्रेशन। क्या आएगा? रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब अनकॉन्शियसली, और सप्रेशन मतलब कि कॉन्शियसली। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि उसका गुस्सा जो है, उसकी अनप्लेजेंट फीलिंग है, वो लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पे निकालता है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलता है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम गुस्सा उसी इंसान पे निकालते हैं जो बैकफायर ना हो, जिसके कारण हमें नुकसान ना हो, उसी पे गुस्सा निकालते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कि लेस थ्रेटनिंग कंडीशन। जब ऑफिस से गुस्सा होकर घर पे जाते हैं, बॉस ने गालियाँ दी हुई होती है, तो वो गुस्सा बॉस पे तो निकाल नहीं सकते, तो वो गुस्सा कहाँ निकलेगा? घर आके बीवी पे। तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट है आइडेंटिफिकेशन। किसी और की सक्सेस पे खुद क्रेडिट लेते हैं, उनको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन। कि खुद कोई और है वैसा अज्यूम करेंगे, उसको बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। और कॉन्शियसली अगर थॉट्स को सप्रेस करेंगे तो सप्रेशन, अगर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस थॉट को भूल जाते हैं तो आएगा रिप्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ कॉन्शियसनेस। अ क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ। ऑप्शन है सिलेक्टिव एमनीजिया, ऑप्शन बी डेमेंशिया, ऑप्शन सी डेलीरियम एंड ऑप्शन डी अल्जाइमर्स डिसीज। तो जैसा आप देख सकते हैं ये चारों ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज की कंडीशन है। क्या है? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज। कौन से होते हैं? दो प्रकार के ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज होता है, एक एक्यूट होता है और एक होता है क्रोनिक। क्या होता है? क्रोनिक। एक्यूट में होता है वह, उसमें कॉन्शियसनेस इफेक्ट होती है। क्या इफेक्ट होती है? कॉन्शियसनेस। और क्रोनिक में क्या इफेक्ट होती है? मेमोरी इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है सिलेक्टिव एमनेसिया, डेमेंशिया एंड अल्जाइमर्स डिजीज। ये तीनों ऐसी कंडीशन है क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज। और एक जो डेलीरियम है वो है एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज। तो एक्यूट में कॉन्शियसनेस इफेक्ट होगी और क्रोनिक में मेमोरी। तो ये तीनों में मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। अल्जाइमर्स है, एमनीजिया है एंड डेमेंशिया है। और डेलीरियम जो है वो एक्यूट कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा जो हमारा क्वेश्चन है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डेलीरियम। डेलीरियम में क्या देखने को मिलेगा? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। और क्रोनिक जो डिसीज है उसमें क्या देखने को मिलेगा? मेमोरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइसल्फिराम थेरापी इज इंडिकेटेड इन। डाइसल्फिराम मेडिसिन है वो कौन सी कंडीशन में दी जाती है? ऑप्शन ए एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन बी निकोटिन डिपेंडेंस, ऑप्शन सी एक्यूट ओपियम इंटॉक्सिकेशन एंड ऑप्शन डी अल्कोहल डिपेंडेंस। तो देखो हमें पता है कि वो अल्कोहल में दिया जाता है, तो ये दो ऑप्शन तो आएगा नहीं। तो बचे दो, एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन एंड अल्कोहल डिपेंडेंस। एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक्यूट कंडीशन है, मतलब बहुत टाइम से अल्कोहल पे नहीं जी रहा है, एक्यूट कंडीशन है, इंटॉक्सिकेशन हुआ है, उसकी वजह से सिम्टम देखने को मिलेगा। और दूसरी कंडीशन है डिपेंडेंस, मतलब कि क्रॉनिक अल्कोहल पे ही वो आदमी जिंदा है, उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल डिपेंडेंस। तो एक्यूट कंडीशन में डाइसल्फिराम से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो एक्यूट में नहीं देना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन है वो वैसे भी 1 दिन या फिर 1.5 दिन में वो अल्कोहल बॉडी से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। पर जो क्रॉनिक अल्कोहल पेशेंट है उसमें डाइसल्फिराम थेरेपी यूज आती है। डाइसल्फिराम इज अ मेडिकेशन जो अल्कोहल के साथ मिलके एक ऐसा अनप्लेजेंट सा कंपोनेंट बना देता है जिसकी वजह से बॉडी में सीवियर वॉमिटिंग होने लगती है, एब्डोमेन पेन होने लगता है, पूरा बॉडी पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है डाइसल्फिराम की वजह से। इसीलिए जब डाइसल्फिराम किसी पेशेंट को चल रहा हो और वो अल्कोहल के कांटेक्ट में आता है तो उसको सीवियर अनप्लेजेंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। किसमें देंगे डाइसल्फिराम? अल्कोहल डिपेंडेंस को देंगे। इसीलिए जब पेशेंट को अल्कोहल वाले पेशेंट को अगर डाइसल्फिराम देना है तो उसकी कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद वो अगर एक बूंद भी अल्कोहल अपने पेट में, अपनी बॉडी में डालेगा तो उसमें बहुत नुकसान, बहुत ही सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लॉस ऑफ इंसाइट एंड जजमेंट इज सीन इन पेशेंट विथ डैश। ऑप्शन ए फोबिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी साइकोसिस डिसऑर्डर्स, ऑप्शन सी अल्कोहलिज्म या फिर ऑप्शन डी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। कौन सी कंडीशन में इंसाइट और जजमेंट दोनों देखने को नहीं मिलते हैं? कौन सी कंडीशन है ऐसी? साइकोसिस। जो भी साइकोसिस कंडीशन होगी उसमें इंसाइट एब्सेंट होता है, जजमेंट इम्पेयर होता है। किसमें? साइकोसिस कंडीशन में। फोबिक और डिसोसिएटिव कौन सा डिसऑर्डर है? न्यूरोसिस है। न्यूरोसिस में जजमेंट पार्शियली प्रेजेंट होता है या फिर प्रेजेंट होता है और इंसाइट जो है वो फुल्ली प्रेजेंट होता है। अल्कोहलिज्म सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर है, उसमें भी इंसाइट जो है वो प्रेजेंट रहता है। पर साइकोसिस एक ही कंडीशन है जिसमें लॉस ऑफ इंसाइट और लॉस ऑफ जजमेंट या फिर इम्पेयर जजमेंट देखने को मिलेगा।
हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट क्लासिकल फॉर एस ऑफ स्किजोफेनिया। स्किजोफेनिया के क्लासिकल फॉर ए मतलब कि 4 ऐसी कंडीशन है जो ए से चालू होती है और स्किजोफेनिया में देखने को मिलती है, वो कौन से है। पर इसमें क्या पूछा है, विच इज नॉट मतलब इन चारों में से कौन सी कंडीशन स्किजोफेनिया में देखने को नहीं मिलेगी, वो क्लासिकल फॉर एज नहीं है। ऑप्शन ए एम्बिवेलेंस, ऑप्शन बी ऑटिज्म, ऑप्शन सी अफेक्ट यानी अफेक्टिव लूजनेसनेस एंड ऑप्शन डी ऑटोमेटिज्म। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या देखने को नहीं मिलेगा क्लासिकल 4A में? ऑटोमेटिज्म देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह क्या देखने को मिलेगा? एलोगिया। क्या देखने को मिलेगा? एलोगिया। तो जो क्लासिकल 4As है जो स्किज़ोफ्रेनिया के देखने को मिलते हैं उसमें ऑप्शन ए एम्बिवेलेंस आएगा, ऑटिज्म आएगा, अफेक्टिव लूजनेसनेस आएगा और एलोगिया आएगा। ऑटोमेटिज्म देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आज के लेक्चर की समाप्ति करते हुए कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि मिशन हाई जो है आपके लिए खास नर्सिंग एग्ज़ाम, जो सभी प्रकार की नर्सिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि सेंट्रल एग्ज़ाम हो गई, CHO हो गई, सभी प्रकार की एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी किताबें लेकर आया है। जैसे पहली किताब है मिशन परिचारिका। तो जितनी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इंडिया में ली जाती है या हर स्टेट में ली जाती है, उसके लिए परफेक्ट अगर कोई किताब है जिसमें सारे पॉइंट्स कवर है, सारे MCQ दिए गए हैं और जितनी भी थियरी जो संक्षिप्त में जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा पढ़ सके उस तरीके से अगर दी गई है तो वो मिशन परिचारिका में दी गई है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ आपको और भी किताबें हमारे मिशन हाई ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस का आपको प्राप्त हो सकती है। वो है मिशन ओल्ड पेपर, जो आज तक जो भी एग्ज़ाम नर्सिस के लिए गए हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम लिए गए हैं, उसके सारे पेपर्स आपको मिशन ओल्ड पेपर में अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ आपको मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट्स की भी एक किताब मिलेगी। उसके साथ साथ नोट सेट बूस्टर और अभी जो लेटेस्ट ESIC आ रही है उसके लिए एक स्पेशल किताब जो है वो लॉन्च की है मिशन हाई ने, वो है 20 मॉडल पेपर जो न्यू पैटर्न पे आधारित लॉन्च किया गया है, वो भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ANM के लिए भी एक बुक देखने को मिलेगी, जो ANM जो नर्सिस है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। उसके साथ साथ मिशन CHO के लिए भी 2 बुक्स है और एक नॉर्सेट चैंपियंस नाम की किताब है, जो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स जो भी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और उपयोगी किताब है। ये सब आप जो है हमारी वेबसाइट जो है missionhighpublications.com, यहाँ से परचेज कर सकते हैं और ये जो नंबर है ये नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। आज ही परचेज करिए, मिशन हाई के साथ जुड़े रहिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि ESIC की जो UPSC एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। जितने हो सके उतने क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। जितने क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से जाएंगे उतने ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। तो उसके लिए जितने हो सके उतने अच्छे और ट्विस्टेड क्वेश्चन निकालने की कोशिश करी है ESIC के लिए मिशन हाई ने। इसके साथ साथ आपको OMR की भी प्रैक्टिस बनी रहे, इसके लिए आपको OMR शीट भी दी जाएगी इसके साथ साथ। तो मुझे उम्मीद है, आशा है, होप है कि आप ये बुक परचेस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस से आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। कितना टाइम कितने क्वेश्चन को देना है, कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम कंज्यूम होगा, वो टाइम मैनेजमेंट भी आप इस प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको और एक बात बता देता हूँ जो मैंने इससे पहले बताई थी कि 50% डिस्काउंट के साथ आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपने बैठे बैठे बिना बुक के अपने मोबाइल में ही वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप ले सकते हैं और क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें काफ़ी सारे MCQs है, टोटल 75 टेस्ट है। तो ये भी आप missionhighnurses.com से ले सकते हैं और नीचे दिए गए WhatsApp पे आप कॉल करके हेल्प भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से ऑल द बेस्ट।
नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए। हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिशन हाई के साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और ग्रो करते रहिए। और याद रखिए जो मैंने पहले ही बोला था कि सपना नहीं देखना है, एम सेट करना है और उस एम को अचीव करना है। किसके साथ? मिशन हाई ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।